इतिहास में ना कुछ नाम ऐसे होते हैं जो एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे लगते हैं। एक तरफ निर्माता तो दूसरी तरफ विध्वंसक। महमूद गजनवी एक ऐसा ही नाम है। 11वीं सदी का वो सुल्तान जिसे कुछ लोग नायक मानते हैं तो कुछ खलनायक। तो चलिए आज इसी उलझी हुई विरासत की परतों को खोलते हैं। तो सीधा सवाल यही है कि महमूद की असली पहचान क्या है। क्या वो एक लुटेरा था जिसने मंदिरों से बेशुमार खजाना लूटा, या फिर वो एक ऐसा शासक था जिसने अपने दरबार में ज्ञान और कला को खूब बढ़ावा दिया। सच शायद इन दो तस्वीरों के बीच ही कहीं छुपा है और हम मिलकर उसे ही तलाशेंगे। देखिए, महमूद की कहानी को समझने के लिए हमें सीधे गजनी से शुरू नहीं करना चाहिए। थोड़ा पीछे चलते हैं, करीब करीब 300 साल पीछे। उस वक्त जब भारत की सीमाओं पर पहली बड़ी दस्तक दी गई थी, यहीं से उस सिलसिले की शुरुआत हुई जिसने महमूद के हमलों के लिए जमीन तैयार की। साल था 712। ये तारीख बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमें बताती है कि महमूद इस कहानी का पहला किरदार नहीं था। उससे सदियों पहले मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर एक कामयाब हमला हो चुका था। ये एक तरह से आने वाली सदियों के संघर्ष का आगाज था। उस दौर के इतिहासकार बताते हैं कि इन हमलों के पीछे अक्सर दो बड़े मकसद होते थे। एक भारत की बेहिसाब दौलत और दूसरा इस्लाम का प्रचार प्रसार। और हाँ, एक और बात थी, भारत उस समय कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। उनकी आपसी फूट ने, आप कह सकते हैं, हमलावरों का काम और भी आसान कर दिया था। तो खैर, अब आते हैं उस दौर में जहां महमूद का उदय हुआ। आखिर कौन था ये शख्स? मध्य अफगानिस्तान के एक छोटे से शहर गजनी से उठकर वो एक ऐसे साम्राज्य का सुल्तान कैसे बन गया जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई थी? गजनवी साम्राज्य की शुरुआत ही बड़ी दिलचस्प है। इसकी नींव किसी शाही खानदान ने नहीं रखी थी, बल्कि एक तुर्क गुलाम अलप्तगीन ने रखी। उसके बाद उसका गुलाम और दामाद सुबुक्तगीन गद्दी पर बैठा, और फिर सुबुक्तगीन का बेटा महमूद। ये सिलसिला साफ दिखाता है कि उस दौर में तलवार की ताकत खून के रिश्ते से ज्यादा मायने रखती थी। तो 997 ईस्वी में महज 27 साल की उम्र में महमूद गद्दी पर तो बैठ गया, लेकिन उसे असली लेजिटिमेसी यानी कि असली ताकत मिली बगदाद के खलीफा से। जब खलीफा ने उसे यमीन उद दौला जैसी उपाधियां दी तो वो सिर्फ एक कबीलाई सरदार नहीं रहा, बल्कि इस्लामी दुनिया का एक सम्मानित सुल्तान बन गया। और बस इसी नई मिली वैधता और ताकत के साथ महमूद ने अपनी नजरें घुमाई भारत की तरफ। यहीं से उसके राज का वो चैप्टर शुरू होता है जिसके लिए इतिहास उसे सबसे ज्यादा याद रखता है। भारत पर उसके एक के बाद एक विनाशकारी हमले। 17 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये नंबर अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। ये कोई एक दो बार का हमला नहीं था, बल्कि एक पूरी मुहिम थी जो सालों साल चली। 1001 से 1027 ईस्वी के बीच 17 बार। और ये हमले यूं नहीं थे, इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति थी। पहले पंजाब के राजा जयपाल को हराया, जिससे भारत में दाखिल होने का रास्ता खुल गया। फिर नगरकोट जैसे अमीर मंदिर शहरों को निशाना बनाया, जो उस वक्त धन के बड़े केंद्र थे। और आखिर में सोमनाथ पर उसका हमला। यह हमला दौलत की लूट और एक प्रतीकात्मक जीत दोनों का शिखर था। 20 लाख दीनार, अंदाजा लगाइए, यह सिर्फ सोमनाथ मंदिर से लूटी गई संपत्ति की अनुमानित कीमत थी। यह आंकड़ा हमें दो बातें बताता है। एक, उस दौर में भारत के मंदिर कितने समृद्ध थे, और दूसरा, महमूद के हमलों का आर्थिक मकसद कितना बड़ा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिस हाथ में भारत में लूट मार करने वाली तलवार थी ना, उसी हाथ ने अपनी राजधानी गजनी में कला और ज्ञान के चिराग भी जलाए। चलिए अब सुल्तान के इस दूसरे शायराना रूप को भी देखते हैं। ये स्क्रीन पर जो नाम है, ये कोई मामूली नाम नहीं है। ये अपने समय के दिग्गज थे। अल-बरूनी, जिसने भारत आकर यहाँ के ज्ञान विज्ञान पर किताब उल हिंद जैसी एक बेमिसाल किताब लिखी, या फिर फिरदौसी जैसा महाकवि, ये सब महमूद के दरबार की शान थे। उसने भारत से लूटी दौलत से गजनी को मध्य एशिया का एक जगमगाता हुआ सांस्कृतिक केंद्र बना दिया था। और इसी दरबार से जुड़ी है एक बहुत मशहूर कहानी जो महमूद के चरित्र का एक और ही पहलू दिखाती है। उसने महाकवि फिरदौसी को फारस के राजाओं का इतिहास, शाहनामा लिखने का काम सौंपा। वादा यह था कि हर एक शेर के लिए 1 सोने का दिनार दिया जाएगा, लेकिन कहानी में एक मोड़ आना भी बाकी था।
फिरदौसी ने अपनी जिंदगी के 27 साल लगाकर शाहनामा पूरा किया, लेकिन जब वो उसे लेकर सुल्तान के पास पहुंचे तो महमूद अपने वादे से मुकर गया। सोने के दिनार की जगह उसने चांदी के दिरहम की पेशकश की। फिरदौसी को यह बहुत बड़ा अपमान लगा। उन्होंने वो पैसा ठुकरा दिया और सुल्तान के लिए कुछ पंक्तियां लिखीं जिनका मतलब था, ऐ दुनिया जीतने वाले शाह महमूद, अगर तुझे किसी का डर नहीं है तो कम से कम खुदा से तो डर। ये पंक्तियां जल्द ही गजनी की गलियों में गूंजने लगीं। और इस कहानी का अंत बहुत ही दुखद है। कहते हैं कि बाद में महमूद को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वादा किया हुआ सोना फिरदौसी के घर भिजवाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिस वक्त सोने से लदे ऊंट शहर के एक दरवाजे से अंदर आ रहे थे, ठीक उसी वक्त दूसरे दरवाजे से फिरदौसी का जनाजा शहर से बाहर जा रहा था। तो देखा आपने, महमूद एक ही समय में एक लुटेरा भी था और कला का पारखी भी। यही विरोधाभास आज भी उसकी विरासत को लेकर अलग अलग नजरियों को जन्म देता है। और ये विरोधाभास आज भी जिंदा है। जैसा कि यहां साफ दिख रहा है, एक ही इंसान की दो बिल्कुल अलग अलग देशों में दो एकदम उलट छवियां हैं। एक तरफ वो एक इस्लामिक नायक है, इतना कि उसके नाम पर मिसाइलें तक रखी गई हैं, तो दूसरी तरफ वो एक लुटेरा और हमलावर है। ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि कैसे देश अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से इतिहास को याद रखते हैं। और हम अंत में फिर से उसी सवाल पर लौटते हैं, इतिहास ऐसे इंसान को कैसे याद रखे, एक विरासत का विध्वंसक या एक संस्कृति का निर्माता। महमूद गजनवी की कहानी हमें यही सिखाती है कि इतिहास अक्सर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, इसका कोई आसान जवाब नहीं है, और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है।